हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर वीडियो में देख लिया होगा, हमने प्रैक्टिस शीट 1 जो है सॉल्व कर ली थी पूरी, और वो 2 पार्ट में था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल पार्ट में आपको पूरी शीट सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो अब हम अपनी प्रैक्टिस शीट 2 देखते हैं। ये वाली प्रैक्टिस शीट भी मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी और आप खुद से सॉल्व करना पहले, फिर वीडियो देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक 2 ट्राइंगल है, उनमें ये रेशियो दे रखे हैं और हमें बोला है कि इन चारों में से क्या सही होगा। तो सिमिलैरिटी का बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, जिसमें अक्सर गलतियां होती है। तो मैं बताता हूँ कैसे गलतियां होती है इसमें। तो देखिए, सिमिलैरिटी है, 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल था हमारा PQR और कोई एक ट्राइंगल होगा CAB। इन दोनों के रिस्पेक्टिव में ये रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा है कि देखिए हर जगह ना PQR 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 CAB ABC, मतलब है ट्राइंगल सेम ही, बस जो लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, उस पे क्वेश्चन है पूरा। और वो बेसिक का पार्ट है जो कि आना चाहिए, तो उस पर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट है। अगर मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूँ, तो पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। तो अगर मैं इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखने जाऊं, तो देखिए उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका होता है कि अगर ये है जो आंसर हमारा, अगर ये होगा तो हमें सेम रेशियो मिल जाएगा। हम लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो देखिए, पहले आप पकड़िए पहले 2 यहाँ के PQ और इस वाले ट्राइंगल के पहले 2 C इक्वल टू, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इक्वल टू। अब देखिए, इन दोनों का और इन दोनों का हो गया, अब बाकी क्या है, इन दोनों का। तो ये हमारा आ जाएगा PR डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बाकी था, इन दोनों का CB। और ये याद रखना कि पहले ऊपर जिस ट्राइंगल का आपने साइड्स लिया है ना, हर बार उसी ट्राइंगल का ऊपर लेना है। तो देखिए, इस वाले ऑप्शन के हिसाब से रेशियो ये बनेगा। तो अब हम चेक करते हैं हमारा रेशियो सेम बन रहा है। तो देखिए, पहला AB बाई QR, तो AB बाई QR, हाँ उसने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, CA बाई PQ, इसका उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दीजिए, AB बाई QR, और इसका भी उल्टा कर दीजिए, CB बाई PR। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बस फर्क क्या पड़ रहा है, अगर मैंने पहले ये वाला ट्राइंगल चूज किया है तो उसकी साइड ऊपर, और अगर ये वाला किया है तो उसकी साइड ऊपर। बाकी लिखने का ये तरीका होता है। देखिए, BC बाई PR, तो BC बाई PR ये रहा, BC ये रहा, तो BC बाई PR ठीक है। CA बाई PQ ठीक है। और अब जो लास्ट वाला बचा है वो होना चाहिए AB बाई QR सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, गलती से पहला ही ऑप्शन सही हो गया, लेकिन मैं आपको दूसरे में करके दिखाता हूँ कि वो क्यों सही नहीं है। तो देखिए, अगर मैं B ऑप्शन को देखूं, तो B वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, PQR इज सिमिलर टू ABC। और देखिए, क्वेश्चन में ABC वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर है, तो मैं पहले इसको इसके साइड लिख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा AB, तो नीचे आएगा PQ। फिर अगर मैं लिखूंगा BC, तो नीचे आएगा QR। फिर अगर मैं लिखूं AC, तो नीचे आ जाएगा PR। अब अगर आप इससे ऑप्शन चेक करेंगे, तो देखिए AB बाई QR और AB बाई PQ आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे BC बाई QR है यहाँ पे, और यहाँ पे BC बाई PR है। अगर आपको इसको अगर आप चेंज भी करेंगे रेशियो को, तो भी ये नहीं बनेगा, तो इसीलिए B ऑप्शन गलत है। और सिमिलरली आप देखेंगे तो C भी गलत हो जाएगा और D भी गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना। ये आप खुद से तभी कर पाए होंगे अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही होगी। बाकी जनरली 90% स्टूडेंट्स तो नहीं कर पाएंगे, जो मेरे को उम्मीद है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेग्स साइड्स अदर देन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मतलब कोई एक राइट ट्राइंगल है, ABC मान लेते हैं, B पे राइट एंगल है। कह रहे हैं कि हाइपोटेनस को छोड़ के जो साइड्स है ना इसकी, वो है 16 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ ये 16 है और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।
फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि हमें उस स्क्वायर की लेंथ साइड बतानी है जो लार्जेस्ट हो और ट्राइंगल के अंदर आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ ये वाला ट्राइंगल होगा, वो यही होगा ही लार्जेस्ट, क्योंकि और कैसे भी ट्राइंगल बनाएंगे तो वो इससे छोटा ही बनेगा। यही होगा लार्जेस्ट जो एक हाइपोटेनस को भी टच करे और यहाँ इन दोनों साइड को भी टच करे। तो मैं मान लेता हूँ ये हो जाएगा हमारा डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो डी ई एफ भी हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं सपोज ए डी को मैं ले लेता हूँ एक्स, ए डी को अगर मैं एक्स ले लूँगा तो हमारा डी बी कितना बचेगा 16 माइनस एक्स। और अगर मैं एफ सी को ले लेता हूँ वाई तो हमारा बी एफ कितना बचेगा 8 माइनस वाई। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या था y। ठीक है, तो हमारा बी एफ बचेगा 8 माइनस वाई और यहाँ से यहाँ तक बचेगा हमारा 16 माइनस एक्स। तो अब देखिए कि डी ई एफ बी क्या है, एक स्क्वायर है। सिंस डी ई एफ बी इज अ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब स्क्वायर की सारी साइड्स तो बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या होगा ये भी एक साइड है स्क्वायर की और ये भी एक साइड है। इस वाले की लेंथ है 16 माइनस एक्स और इस वाले की लेंथ है 8 माइनस वाई, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में क्योंकि एक स्क्वायर है। तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये लेंथ इसके बराबर क्योंकि एक स्क्वायर है, सारी साइड बराबर होंगी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब अगर हम देखें तो देखिए पहला इक्वेशन तो ये हो गया। अब दो वेरिएबल में इक्वेशन है तो दो इक्वेशन भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ कि मेरे को एक ये ट्राइंगल दिख रहा है ADE और एक दिख रहा है EFC, ये दोनों सिमिलर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, ये है F। तो देखिए ये दोनों सिमिलर कैसे है। अब ये स्क्वायर है तो ये 90, ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90, सिमिलरली ये भी 90। तो अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों 90 और ये वाला एंगल जो है वो होगा इसके बराबर। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स अपोजिट साइड्स कैसी होती है पैरेलल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और आपने ये तो पढ़ाई होगा ना कि दो पैरेलल लाइन एक ऐसे इसने काटा है ट्रांसवर्सल में तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर वाला बराबर होगा और नीचे नीचे वाले बराबर होंगे। ये तो आप बचपन में भी पढ़ते हैं। तो फिर एंगल रूल से क्या हो गया हमारा ADE सिमिलर हो गया EFC के। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC। क्यों होगा मैंने आपको अभी समझा दिया पूरा, उसको आप बस लिख देना जो आपको स्टैंडर्ड भी होता है ना प्रूफ करने का वैसे। तो लास्ट में आप ये लिख देना। तो अब देखिए जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो इसका मतलब क्या है कि अब देखिए सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो लिखने का एक ये भी तरीका होता है। अब जो एंगल बराबर है ना उनको पकड़ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट रेशियो में आएगा। अब ये वाला एंगल इसके बराबर था तो इसके अपोजिट और इसके अपोजिट रेशियो में आएगा। फिर बचा क्या हमारा ये और ये, तो इसके अपोजिट और इसके अपोजिट रेशियो में आएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो लिखने का तरीका होता है, एक ये भी होता है। तो देखिए यहाँ पे 90 के सामने वाला लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस वाले के अपोजिट लिखते हैं। तो देखिए ADE में इस वाले के अपोजिट साइड क्या है AD, तो इसके जो नीचे आएगा ना करस्पॉन्डिंग साइड वो होगा दूसरे वाले ट्राइंगल का सेम एंगल जो बराबर था उसका अपोजिट वाला। तो इसके अपोजिट यहाँ पे क्या है ये इज इक्वल्स टू, और ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये भी नया एक तरीके सिखा देता हूँ, सब कुछ आना चाहिए आपको। और अगर मैं अब बचा क्या हमारा ये वाला, तो इसके अपोजिट क्या है हमारा DE, तो नीचे वाले में भी इस वाले के बराबर ये था तो इसके अपोजिट क्या है FC। ये रेशियो लिख दिया। तो अब देखिए हमारा AD क्या था, AD है हमारा X, EF क्या है, EF है हमारा ये है 16 माइनस एक्स, DE क्या है हमारा
8 माइनस वाई, और है हमारा एफ सी क्या है हमारा y। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 16 8 जा 128, फिर आ जाएगा हमारा -16y माइनस 8x प्लस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 6 48 16। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दो अननोन दो इक्वेशन काम बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 and 2। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, -3y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ जाएगा हमारा 8/3। अब देखिए y आ गया 8/3, लेकिन हमें y नहीं निकालना, हमें क्या निकालना था, स्क्वायर की साइड। स्क्वायर की साइड क्या थी हमारी, 8 माइनस वाई या 16 माइनस एक्स। तो हमने y निकाला, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा 8 माइनस वाई, तो आ जाएगा हमारा 8 माइनस 8/3, 8 3 24, 24 में से 8 गया तो 16/3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये हमारा ये भी सिमिलैरिटी पे ही बेस्ड है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक फिगर है ABCD, मतलब ABC ट्राइंगल और DA। इसमें हमें क्या रखा है कि ACB एंगल जो है वो है CDA इसके बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और AD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है BD, तो मैं BD को x ले लेता हूँ, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें आपको सिमिलैरिटी का यूज़ करना आना चाहिए ट्रायंगल में, बेसिकली देखना आना चाहिए कैसे सिमिलर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि ADC जो है वो ACB के सिमिलर है। कैसे, तो देखिए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल हमारा हो जाएगा CACB। तो देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल ADC बराबर एंगल ACB, ये तो हमें गिवन ही था। और देखिए ये वाला एंगल जो है ना दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और पूरे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ये वाला एंगल, तो ये भी दोनों में बराबर होगा। तो एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल, ये हो जाएगा हमारा BAC। तो अब एंगल सिमिलैरिटी रूल से ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाय A रूल। अब देखिए जैसे ये दोनों सिमिलर हुआ तो अब हम रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कैसे आप फिगर से देख के लिख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ADC की बात करूं तो ये वाले एंगल के अपोजिट में क्या है 8। अब इसके नीचे कौन सी साइड आएगी, दूसरे वाले ट्राइंगल का सेम एंगल पकड़िए जो इसके बराबर है। दूसरा वाला ट्राइंगल था हमारा ACB, इसमें इसके बराबर एंगल कौन सा था ये, तो इसके अपोजिट वाली साइड। इसके अपोजिट क्या है पूरा AB, तो 3 + x। ये होता है रेशियो लिखने का बेसिक तरीका, जो आसान भी है और समझ लेंगे तो अच्छा ही है। और देखिए अब दूसरा रेशियो में क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन था, तो अगर मैं पहले मैंने 8 इस वाले ट्राइंगल का लिखा है ना, तो इसी वाले ट्राइंगल का अगली बार भी ऊपर लिखेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में इस वाले एंगल के अपोजिट क्या है CD, और दूसरे वाले ट्राइंगल में इसी के सेम एंगल क्या है यही है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है CB इज इक्वल्स टू। अब तीसरा रेशियो बाकी है, तीसरा रेशियो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया, अब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बचा, तो इसके अपोजिट क्या साइड है 3। और अब दूसरे वाला ट्राइंगल क्या था हमारा ABC, तो ABC में इसके बराबर कौन सा एंगल है, देखिए ये वाला एंगल दोनों में सेम था, ये वाला इसके बराबर है, तो बड़े वाले में बचा क्या ये, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि इसमें ये वाला बचा था और बड़े वाले में ये वाला बचा था, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसके अपोजिट 3 था, इसके अपोजिट क्या है बड़े वाले ट्राइंगल में, क्योंकि हम इसमें बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं वो है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। ये रेशियो लिखने का तरीका हो गया।
अब देखिए हमें x निकालना है ना, तो इसका हमें कोई काम नहीं है, ये मैंने बस लिख लिया क्योंकि पहले मेरे को पता नहीं था कहाँ से क्या रेशियो आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। तो 8 डिवाइड बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8, 3 बाई 8, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3x, तो यहाँ से हमारा 3x आ जाएगा 64 माइनस 9 जो कि हमारा आ जाएगा 55, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा 55 बाई 3 सेंटीमीटर। और हमें BD निकालना था, BD हमने x लिया था, वो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें बेसिकली कंसेप्ट ज़रूरी है कि सिमिलैरिटी कैसे आप देखेंगे, पहचानना भी पड़ेगा आपको, और ये रेशियो लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये आना चाहिए। ये नहीं आता तो सिमिलैरिटी फाइंड करके भी कोई फायदा है नहीं। तो ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था कंसेप्ट वाइज भी और क्वेश्चन भी। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये AP का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द AP। एक हमें AP दे रखी है, AP है -11, -7, -3 से 49 तक। ये हमारी एक AP है, इसका हमें मिडल मोस्ट टर्म बताना है कौन सा होगा। तो देखिए मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस AP में टर्म्स कितने हैं। तो टर्म्स कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही होगा। हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग AP है, तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म हमारे पास है, D हम निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इजीली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, तो हो जाएगा हमारा -7 माइनस 11, तो -7 प्लस 11, तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अब देखिए हमारा A कितना दे रखा है 49, A1 कितना दे रखा है -11, D हमने निकाल लिया 4, हमें निकालना है n। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारा A1 क्या है, an क्या है, an है हमारा 49, ये a हमारा है यहाँ पे ये रहा -11 प्लस n माइनस 1 और d था हमारा 4। तो अब ये -11 अगर इधर आएगा तो 49 प्लस 11 क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और इनटू में 4 था और डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा n माइनस 1 क्या आ जाएगा 15, तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा 16। तो इसका मतलब इस वाली AP में हमारे टर्म्स कितने 16। तो अब देखिए अगर हमारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसमें मिडल टर्म जो होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। कैसे, अब जैसे मान लीजिए मैं अब 4 टर्म लिख देता हूँ आपके लिए, A B C D। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें मिडल टर्म कितने हैं तो 2 है। कैसे, पहला और लास्ट कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बीच में हमेशा 2 टर्म बचेगी अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, और ऑड होते हैं तो एक ही। कैसे, जैसे मैं A B C 3 टर्म लिखता हूँ, इसमें मिडल टर्म क्या है बस B। तो ये हमेशा होता है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 टर्म्स होते हैं मिडल, और ऑड है तो एक ही होता है। तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर ऑफ टर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मिडल टर्म होंगे। और वो 2 मिडल टर्म कौन से होते हैं, एक होता है हमारा, देखिए इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन देन मिडल टर्म्स आर, वो होता है, एक होता है हमारा n/2 और एक होता है n/2 प्लस 1। जैसे अगर आप 4 के केस में देखेंगे तो 4 के केस में हमारा मिडल टर्म कौन कौन सा था, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। इसमें अगर आप n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4/2 मतलब 2 और n/2 प्लस 1 मतलब 3, तो सेकंड और थर्ड टर्म आ गया मिडल टर्म। तो ये जनरल फॉर्मूला है। ये तो छोटा सा एग्जांपल था इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे 16 है तो आप 16 बार तो लिखेंगे नहीं कुछ, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो मिडल टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे AP में, मिडल टर्म्स आर, n क्या है हमारा 16, तो 16/2 16/2 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 8 प्लस 1 9, मतलब 8th और 9th टर्म। अब आपको 8th टर्म लिखना तो आता ही होगा, तो 8 क्या होता है, ये होता है a प्लस 7d। क्यों, क्योंकि n क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो n यहाँ पे 8 है, यहाँ पे n माइनस 1 आता है, तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका होता है लिखने का।
तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए क्या है -11 प्लस 7 इंटू डी हमारा क्या था 4, तो ये हमारा आ जाएगा -11 प्लस 28, ये हमारा आ जाएगा 17। तो एक मिडल टर्म 17 है और दूसरा मिडल टर्म क्या है 9 वाला, तो A9 क्या हो जाएगा A प्लस 8D, तो ये हमारा आ जाएगा -11 प्लस 8 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारा -11 प्लस 32, ये हमारा आ जाएगा 21। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे क्योंकि इसका अगला ही होगा ना 8 9 को, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था 4, तो 17 में 4 ऐड करते तो ये आ जाता। तो हमारे मिडिल टर्म क्या क्या हो गए 17 और 21, और यही निकालना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक ये कंसेप्ट लगना था और बाकी जो एपी के बेसिक फॉर्मूला है वो लगना था। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एपी का ही क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड करनी है जिसका 5th टर्म है 19, मतलब A5 है 19 और एंड द डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, मतलब 13th टर्म और 8th टर्म का डिफरेंस जो है वो है 20। तो हमें करस्पॉन्डिंग एपी फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर मैं इस वाले को देखूं A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20। A13 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये होता है A प्लस 12D। क्यों? क्योंकि an क्या होता है हमारा A प्लस n माइनस 1D। तो अगर मैं यहाँ A13 लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 13 माइनस 1 मतलब 20। तो हमेशा यही होता है कॉमन तरीका है कि इससे एक कम यहाँ पे आ जाता है। तो A13 हो जाएगा A प्लस 20 माइनस, सिमिलरली A8 क्या हो जाएगा A प्लस 7D, ये 20 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं ओपन करूँ तो A प्लस 20 माइनस A माइनस 7D इज इक्वल्स टू 20, A से A कैंसिल, यहाँ हमारा हो जाएगा 5D इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से हमारे D आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 4। 5th टर्म दे रखा है 19, तो हम अपना फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। कैसे, A5 क्या है 19, A5 होता क्या है A प्लस इससे एक कम इंटू D इज इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा D हमारा 4 है, तो A प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 19, तो यहाँ से हमारा A क्या आ जाएगा 19 माइनस 16 जो कि आ जाएगा 3। तो अब देखिए हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 3, हमारे पे कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड एपी जो हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो रिक्वायर्ड एपी वो क्या होगा, वो होगा हमारा फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस साइड, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो अगला टर्म होगा 7, फिर अगला टर्म क्या होगा इसमें कॉमन डिफरेंस साइड 11, फिर अगला क्या होगा इसमें कॉमन डिफरेंस साइड 4, मतलब 4 जो ऐड करेंगे 15, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो हमारी करस्पॉन्डिंग एपी क्या होगी यही, और हमें यही फाइंड करना था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है हमें एक 7 10 13, तो हमें ये बताना है कि 55 इस एपी का कोई एक टर्म है या नहीं। 55 इस एपी का कोई एक टर्म है या नहीं, और अगर है तो वो कौन सा टर्म होगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लेना, जितने स्टार हैं आपके पास उतने। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें ये पता करना है कि 55 इसका एक टर्म है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, an इज इक्वल टू 55 मान लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ निकालने की इसका नंबर ऑफ टर्म, मतलब कौन सा टर्म है। अगर मैं पहले में मान लेता हूँ कि है, अगर होगा तो कोई एक नंबर ऑफ टर्म होगा इसका, मतलब 5वां है कि 6ठा है या 7वां है। तो वो निकालने का तरीका आपको पता ही है, n निकालते हैं। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अगर n की वैल्यू एक इंटीजर आई तो इसका मतलब इंटीजर तो नहीं, क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, एक नेचुरल नंबर आई तो इसका मतलब ये जो भी टर्म पूछा है उसने वो इस एपी का टर्म है। और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई तो नहीं है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये 55 है, इसका मैं नंबर ऑफ टर्म निकालना चाह रहा हूँ।
तो यहाँ पे हमारा A1 क्या है 7, D क्या है, D होता है हमारा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 10 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 3। तो D हमारा हो गया 3, A 7 और AN 55। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग निकालता हूँ। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से AN है 55, A क्या है हमारा 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा आया है 3। तो यहाँ से अगर मैं 7 इधर भेजूँ तो 55 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 48 और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ इंटू में 3 था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 3। तो 3 बन जाए 3 6 जा 60 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा n क्या आ गया 17। अब देखिए n क्या आया, सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, सो अब नेचुरल नंबर आ गया तो उसका मतलब उसका एक टर्म है 55, नहीं आता तो नहीं होता, जो मैंने आपको पीछे बताया। सो 55 इज अ टर्म ऑफ AP और पूछा था कि कौन सा टर्म है, और एंड इट इज कौन सा है टर्म 17, मतलब ये 17th टर्म एंड इट इज 17 इन AP। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और बहुत सारे स्टार लगा लीजिए इसमें, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के आएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर रेडियस है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है हमें 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ, मतलब हमें L फाइंड करना है। आर्क लेंथ L से डिनोट करते हैं, तो हमें L फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है 54 पाई के, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से थीटा डिवाइड बाई 360 और यहाँ पे हमें आर दे रखा है 36, तो 36 इंटू 36 क्योंकि आर का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 54। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 5 जा 18 3 जा, तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा 15 डिग्री, थीटा आ गया 15 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या था 15 डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर है हमारा 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा। अब देखिए पाई का कुछ कट तो रहा है नहीं और आंसर यहाँ में एरिया पाई में ही दे रखा था, तो हम क्या करते हैं इसको पाई ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, सब तो कट ही गया था, बस हमारा बचा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका इसके करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ क्या आ गया 3 पाई सेंटीमीटर। ये बेसिक सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली ये फिगर दे रखा है और इसमें हमें क्या करना है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है और शेडेड रीजन ये हमारा पूरा ही है जो मैंने शेड कर दिया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो सॉल्व होने नहीं वाला है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड फिगर्स पता है ना उसमें आप इसको खुद से कंस्ट्रक्शन करके रिड्यूस करिए। तो देखिए मेरे को एक चीज़ क्या दिख रही है यहाँ पे कि ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ और ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। अब मेरे को रेक्टेंगल का एरिया भी पता है कैसे निकालते हैं, इसका भी पता है, अब इसका और इसका निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। ये जो एबनॉर्मल फिगर्स होते हैं जो आपको नहीं पता उनका निकालने का यही तरीका ही होता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या बन रहा है, अगर मैं इसको ए ले लूँ, बी सी और डी
और इसको मैं मान लेता हूँ ई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ फिगर क्या हो जाएगा बेसिकली, हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया इसका डी, इसको मान लीजिए ओ मान लीजिए, तो एरिया डी ओ ई। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। अब ए बी सी डी का एरिया कैसे आएगा, एरिया ए बी सी डी, ये क्या है हमारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है एल इंटू बी, लेंथ क्या है हमारी 8 और ब्रेड्थ क्या है 4, तो आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। ए बी सी डी तो निकल गया। अब हम निकालते हैं डी ओ ई। डी ओ ई का एक सेमी सर्कल है, तो एरिया डी ओ ई, फुल सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी का मतलब ही होता है आधा, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा इसका आधा, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 2 इंटू आर। अब देखिए यहाँ पे आर, इसका आर क्या है, आर हमें पता नहीं है करेक्ट, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये रहा ना 4, जो ये है वो भी यही भी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचा 2, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बचा 2, और यही तो सेमी सर्कल का रेडियस होता है 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया इसका रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि आर का स्क्वायर था तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको पाई में रहने दें या फिर इसको मैं 3.14 ले लेता हूँ इंटू 2, तो हो जाएगा 6.28 मीटर स्क्वायर। तो पूरा एरिया फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम जो कि हो जाएगा 32 प्लस 6.28, तो हो जाएगा 38.28 मीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 9th और 10th क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, सिंपल ही होता है। 9th में आपको मीडियन निकालना और 10th में मीन, तो वो तो हर कोई कर ही लेता है, आप भी कर ही लेंगे, उसमें बस कैलकुलेशन करनी होती है। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9th और 10th को स्किप कर रहा हूँ, स्टैट्स के क्वेश्चन है वो आपके प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं बस। अब मैं आता हूँ 11th क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी का है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, पहला 6। मतलब देखिए यहाँ पे केस क्या है, 2 डाइस है उसको थ्रो किया गया, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमारा मान लीजिए पहले वाले पे 1 आया और दूसरे वाले पे 2 आया, ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों फेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट 6 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि 2 डाइस अगर थ्रो कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए जैसे 2 डाइस है, ठीक है, तो 2 डिजिट बना, 2 ऐसे प्लेस बना लीजिए। पहले में आउटकम्स कितने होते हैं टोटल 6, दूसरे में कितने होते हैं 6, तो अगर दोनों को थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं 36। ये निकालने का तरीका होता है, इसमें आप जैसे हम मान लीजिए 3 बार अगर आपको बोले कि डाइस थ्रो करना है, तो आप 3 बार अगर 3 बार का निकालने बैठेंगे तो हो गया, आपका टाइम वैसे ही ओवर हो जाएगा। तो उसको निकाला कैसे जा सकता है कि जितने बार आपको बोले ना थ्रो किया गया उतने जगह आप ऐसे बना लीजिए, और हर बार देखिए पहले वाला अगर डाई में थ्रो करूँगा तो उसमें भी 6 आउटकम है पॉसिबल, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। तो अगर तीनों को हम थ्रो करें तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 का क्यूब जो कि होता है 260। ये तरीका होता है, ये डाइस में भी काम आता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर कॉइन में, कि अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 4। कैसे निकलते हैं, कितने कॉइन को टॉस किया जा रहा है 2 को, तो 2 डिजिट बना लीजिए, 2 ऐसे ब्लैंक स्पेसेस बना लीजिए। अब पहले वाले पे हमारे कितने पॉसिबल आउटकम है, 2 ही है, या तो हेड आए या तो टेल आए 2। दूसरे वाले पे उस पर भी 2 ही है, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो अगर दोनों को साथ में करें तो कितने आएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4। ऐसे ही आपको कॉइन 3 बार भी टॉस करने को बोलता है, तो 3 बार बोला है, 3 ऐसे ब्लैंक स्पेसेस बना लीजिए। फिर सिमिलर कि पहले वाले कॉइन के 2 ही आउटकम है, दूसरे वाले कॉइन के भी 2 ही पॉसिबल है, तीसरे के भी 2 ही है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8। अगर 3 कॉइन एक साथ टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं
8। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, ये तो अगर बैठ के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। तब अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि हमें बताना है प्रोबेबिलिटी की दोनों पे जो आएगा आउटकम उसकी प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आए। तो देखिए 6 आ कैसे कैसे सकता है। मान लीजिए ये 2 डाइस है, ठीक है। तो अगर पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसी का रिवर्स, पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 तो ये हो गए। अब मान लीजिए अगर पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे क्या आना पड़ेगा 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6 होता है, एक ये वैलिड हो गया। और ठीक इसी का उल्टा, पहले पे 3 दूसरे पे 2 6, ये भी एक वैलिड हो गया। तो पहले पे 1 से चेक कर लिया, पहले से 2 पे चेक कर लिया। अब देखिए पहले से 3 पे भी चेक कर लिया। अब अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि पहले पे 4 आए, तो अगर पहले पे 4 आया तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए मल्टीप्लिकेशन 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं है। तो 4 वाला केस तो कैंसिल, ना यहाँ 4 आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। अब अगर मैं 5 देखूँ तो 5 भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 अगर पहले पे आ गया तो दूसरे पे कुछ भी आ जाए, 6 तो आ ही नहीं सकता मल्टीप्लिकेशन। तो 5 ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है। और 6, तो 6 की बात हमने कर ली है, ठीक है। तो हमारे पॉसिबल आउटकम कितने हुए? 1 2 3 4। कौन कौन से हुए? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स तो टोटल थे 36 जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, दोनों पे 6 मतलब पॉसिबल आउटकम्स है, तो टोटल हो जाएंगे 36 दोनों का मिला के। तो पॉसिबल तो ये हो गए। अब हमें जो चाहिए फेवरेबल, देखिए फेवरेबल क्या चाहिए था? मल्टीप्लिकेशन 6, तो वो हो जाएगा 1,6 या फिर 6,1 या फिर 2,3 या फिर 3,2। बस यही पॉसिबल थे 4 केस, और कोई भी केस पॉसिबल नहीं था। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है किसी भी इवेंट का? प्रोबेबिलिटी क्या, किस चीज का? प्रोडक्ट इज 6। ये क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4। टोटल कितने थे? 36। तो 4 बन जाए और 9 जाए, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 1/9। पहला पार्ट आपको समझ आ गया। अब सिमिलरली दूसरा पार्ट देखते हैं। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, या नोट कर लेना। तो दूसरा पार्ट कह रहा है देखिए दूसरा पार्ट कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट आ जाए 12। सेम यही कंसेप्ट है। तो पॉसिबल आउटकम तो इसमें भी 66 ही होंगे, क्योंकि दो डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो पॉसिबल आउटकम्स वही होंगे 36। अब हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे। देखिए फेवरेबल के लिए वही तरीका अपनाते हैं। पहले में अगर 1 आ जाए तो दूसरे में अगर मेरे को प्रोडक्ट 12 चाहिए, तो क्या दूसरे में 12 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डाइस में नंबर ही होते हैं 6, तो पहले पे 1 नहीं आ सकता, ठीक है। ये वाला केस कैंसिल हो गया। अब पहले पे नहीं आ सकता तो दूसरे पे भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ रख लीजिए यहाँ रख लीजिए, बात तो एक ही है। तो 1 वाला केस तो कैंसिल हो गया। अब अगर मैं सपोज करता हूँ कि दूसरे पे आ जाए 2, तो अगर मतलब पहले वाले पे अगर 2 आ गया तो दूसरे वाले पे प्रोडक्ट 12 करने के लिए मेरे को चाहिए 6। आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 तो आ सकता है ना डाइस में। तो ये वाला केस एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 12। अब इसी का एक केस क्या बन जाएगा? रिवर्स, जहाँ पे पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी एक्सेप्ट हो गया। तो ये 2 केस तो एक्सेप्ट हो गए। अब हम आते हैं, अब देखिए पहले पे हमने 1 से चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, 6 से भी चेक कर लिया। अब नंबर क्या क्या बचे? 3 4 और 5। अब अगर पहले पे 3 आता है तो दूसरे पे हमें क्या चाहिए? 4। आ सकता है 4? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 6 तक आ सकते हैं ना। तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब ये एक्सेप्ट हो गया तो इसका रिवर्स भी एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो 12 ही देगा। तो पहले पे हमने 1 चेक कर लिया, 2 चेक कर लिया, 6 चेक कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, बचा 5। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि पहले पे 5 आ जाए,
आ सकता है ऐसा? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए 12 और 5 का कोई नंबर प्रोडक्ट हमें 12 तो दे नहीं सकता। तो ये वाला केस खत्म। अब पहले पे 5 नहीं आ सकता तो दूसरे पे भी नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, रिवर्स प्रोसेस भी सेम ही होता है। तो हमने सारे कंडीशन चेक कर लिए। आप ऐसे ही चेक करना तो आपसे कोई भी मिस नहीं होगा। तो इसमें हमारे पॉसिबल आउटकम क्या क्या हुए? पॉसिबल तो मतलब 36 में फेवरेबल क्या क्या हुए? एक ये वाला केस, ये तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। तो इसमें भी हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 4। कैसे? पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या फिर पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। और बस, और तो कोई पॉसिबल बचा नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वही, पहले आप फॉर्मूला लिख लेना पूरा। प्रोडक्ट 12 तो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/9। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जो थर्ड पार्ट है 7 वाला, वो आप खुद से ट्राई कर लेना। वैसे मैं बता देता हूँ, उसका आंसर 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 7 आएगा ही नहीं कभी। साइन क्या, 7 क्या एक प्राइम नंबर है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं, बाकी आप बना के भी ऐसे देख लेना। तो तीसरा वाला पार्ट आप खुद से कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी का ही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। मतलब कोई कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया। तो हमें क्या करना है? लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। तो अभी हम पहले पॉसिबल आउटकम्स बना लेते हैं। ये सॉल्यूशन है 12 ना। तो देखिए पॉसिबल आउटकम वैसे होंगे कितने? मैंने आपको तरीका बताया था निकालने का कि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 3 जगह बना लीजिए और इन यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखिए पहले वाले कॉइन पे कितने पॉसिबल आउटकम है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2। सिमिलरली दूसरे वाले पे भी 2, सिमिलरली तीसरे वाले पे भी 2। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 8। ये किसी भी चीज़ का पता करने का तरीका है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 8। अभी आउटकम बनेंगे कौन कौन से, हमें ये बताना है, क्योंकि इसमें बोला लिस्ट द पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए अगर पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए, तीसरे वाले पे भी हेड आ जाए, एक केस ये हुआ। हमें टोटल 8 बनाना है। फिर पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, तीसरे पे टेल, फिर पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड। ये 4 बन गए। फिर तीनों पे टेल, ये 5 बन गए। फिर पहले 2 पे टेल, इस पे हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 के 8 पॉसिबल आउटकम्स बन गए। और 8 बना भी दिए, हमें पता है 8 ही बनने ही है उस तरीके से, तो कोई छूटेगा भी नहीं, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा हमारा। तो ये तो हमने पॉसिबल आउटकम्स को लिस्ट कर दिया, ये उसका तरीका था। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑल हेड्स की। मतलब कि तीनों कॉइन पे जो है हेड आए। तो आप देखिए इसमें सिर्फ एक ही ऐसा केस है जब तीनों पे हेड आ रहा है बस, और तो किसी में तीनों पे हेड आ नहीं रहा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो है एक ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे? 8। तो ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड्स। अब देखिए एटलीस्ट शब्द का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, ज्यादा चलेगा, ठीक है। कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। इस शब्द का मतलब ही होता है एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। उससे ज्यादा कितने भी हो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब एक्सेप्टेड है, बस 2 से कम नहीं होंगे, कम से कम 2 चाहिए। तो देखिए 8 आउटकम्स में से ऐसे कितने केस है जिसमें कम से कम 2 हेड हो? तो देखिए कम से कम 2 हेड मतलब 3 हेड चलेगा, क्योंकि कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा चलेंगे। तो तीनों हेड चलेगा, एक तो ये हो गया। अब एटलीस्ट 2 हेड था तो 2 हेड यहाँ भी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ एक ही है, कम से कम 2 चाहिए। ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो टोटल यार कुछ नहीं चलेगा, बस लाइट जला यार। तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 4। बाकी ये 4 तो एक्सेप्टेड ही नहीं है इस वाले हिसाब से।
तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो कितने हैं 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब देखिए इसमें एक और शब्द का यूज किया जाता है, वो मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ। सपोज मैं बोल दूँ एट मोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी में 2 शब्दों का खेल होता है, एक एट मोस्ट और एक होता है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का क्या मतलब होता है वो तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ एट मोस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, उससे कम चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, उससे कम चलेगा, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम एक लिमिट सेट करती मैंने कि 2 हेड्स ही होने चाहिए, इससे नीचे वाले सब चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही है, उसके ऊपर वाला कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब 2 हेड तो होने ही चाहिए, उससे कम चलेंगे, ज्यादा नहीं। एट मोस्ट में ज्यादा नहीं, एटलीस्ट में कम नहीं। तो 2 हेड वाले और उससे कम वाले कितने केसेस हैं, अब देखिए यहाँ पे 3 हेड है, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ही 2 होने चाहिए, 3 तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये सारे चलेंगे। क्यों, क्योंकि बस एक ही केस जाएगा ना जिसमें तीनों हेड हो। 2 हेड तो बाकी सब में 2 या 2 हेड होते हैं, एक भी हेड नहीं होता या एक हेड होता है, तो वो सब तो चलेंगे ही। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 7, टोटल है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8, क्योंकि बस इसमें एक नहीं चलेगा। तो बस एटलीस्ट और एट मोस्ट में ये ध्यान रखना होता है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो ये कार्ड वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, ये एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें आपको मैं कार्ड के बारे में सब कुछ बता दूंगा। बाकी अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपको कार्ड्स के बारे में पता होगा तो सॉल्यूशन आपको समझ आ जाएगा, नहीं पता होगा तो भी आ ही जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द जैक्स क्वींस एंड किंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आपको पता है ये कार्ड्स में 52 होते हैं, मतलब 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक में। तो इसमें क्या कह रहा है, हमने सारे जैक, क्वीन और किंग को हटा दिए। तो देखिए जैक भी टोटल 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होते हैं और किंग भी 4 होते हैं। तो अगर हमने ये सारे हटा दिए तो इसका मतलब हमने 12 कार्ड्स को हटा दिया। अब हम पे कार्ड्स कितने बचे, कार्ड्स बचे 52 माइनस 12 मतलब 40। तो अब हमारा जो भी गेम होना है वो 40 कार्ड्स में ही होना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसको वेल शफल किया, ठीक है। वेल शफल इसलिए करते हैं ताकि बायस ना हो कुछ भी आउटकम। फिर है कि देन 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर हमने कोई भी एक कार्ड निकाला। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि गिविंग एस अ वैल्यू 1 सिमिलर वैल्यू फॉर अदर कार्ड्स। अब वैल्यूज क्या क्या होते हैं कार्ड्स के, जैसे 2, 3, 4 ये सब होते हैं ना 10 तक। अगर आपने कभी कार्ड्स खेले हो तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एस वाला पत्ता होता है ना उसको हमने वैल्यू 1 दे दी है, ठीक है। तो अब हमारे जो एस वाला पत्ता था वो ए से नहीं है 1 से, मतलब हमारे नंबर कितने हो गए भाई 1 से लेके 10 तक। तो अब कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस केस में जब हमने एस को 1 वैल्यू दे दी है, सारे 4 एस होते हैं, चारों को 1 1 वैल्यू दे दी। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ। हमने कोई एक कार्ड निकाली है कि जो कार्ड निकालेंगे उसकी जो वैल्यू है वो 7 होगी। तो देखिए 7 नंबर वाले कार्ड्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। क्यों, क्योंकि हमने निकाला क्या है, जैक, क्वीन और किंग। 7 वाले पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 7 पहले भी 4 थे, अब भी 4 होंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसका, नंबर ऑन कार्ड इज 7, ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं 4, क्योंकि 7 नंबर वाला कार्ड तो पहले भी 4 थे, अभी भी 4 है, उस पर तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है। अब फर्क कहाँ पड़ेगा यहाँ, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम जनरली तो 52 होते हैं, लेकिन हमने 12 कार्ड निकाल दिए, तो अब 40 कार्ड्स में लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस नंबर कार्ड पे नंबर 7 होगा, हो जाएगा 1/10। अब दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा वाला पार्ट कह रहा है कि वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी 7। तो देखिए 7 से बड़े कार्ड्स कितने हैं, मतलब 7 से बड़ी वैल्यू वाले कार्ड्स कितने हैं, एक 8 होगा, एक 9 होगा, एक 10 होगा। अब हर कार्ड 4 होते हैं, तो 8 नंबर वाले भी 4 होंगे, 9 नंबर वाले भी 4 होंगे, 10 नंबर वाले भी 4 होंगे। तो टोटल कितने हो गए 12, मतलब हमारे फेवरेबल कार्ड्स कितने हो गए 12। तो इस वाले में प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी,
प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि है 12, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 40, यहाँ 52 मत लिख देना नहीं तो गलती हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 6 12 और 20, तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। और तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, लेस देन 7। तीसरा पार्ट कह रहा है कि वैल्यू जो होगी वो लेस देन 7 होगी। तो देखिए लेस देन 7 वाले कितने कार्ड्स हैं, जनरली तो होते हैं 2 3 4 5 और 6, लेकिन यहाँ पे क्या किया वो क्वेश्चन में एस को वैल्यू 1 दे दी, तो अब 1 भी आ गया रूल में, ठीक है। तो अब देखिए सारे पत्ते 4-4 होते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पत्ते हैं और सारे 4-4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 24, मतलब हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 24। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो है 24 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 40। तो ये हमारा हो जाएगा 4 6 और 8 3 8 5। तो ये हमारा हो गया 3/5। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा और समझ आ गया होगा। इससे आपका कार्ड्स का जो बेसिक नॉलेज है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a/3, 4। ये जो है मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है -6, 5 और है R के कोऑर्डिनेट है -2, 3। इसका मिड पॉइंट है P का कोऑर्डिनेट है a/3, 4। तो हमें इस a की वैल्यू बतानी है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कि मिड पॉइंट की सिंस P इज अ मिड पॉइंट, तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर मिड पॉइंट है तो P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का x कोऑर्डिनेट प्लस R का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ये सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव होता है, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यूज कर लेना है। तो यहाँ से P का x कोऑर्डिनेट है क्या, a/3, Q का x कोऑर्डिनेट क्या है -6, R का x कोऑर्डिनेट क्या है -2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा a/3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -8 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से a आ जाएगा हमारा 3 × -4 जो भी आ जाएगा 12। तो a की वैल्यू होगी 12। ये आपको MCQ में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको उम्मीद करता हूँ सही लगा होगा ये। क्या -12 आंसर है। अरे यार, अब मैं इसको बंद नहीं कर रहा, आपको मन में जो करना करो, आज मैं आराम से ट्रिम करूंगा इन सबको बैठ के। तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा -12, तो आंसर हमारा आ गया -12। ठीक है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में इजीली पूछा जा सकता है, MCQ में आराम से पूछा जा सकता है। तो वही x कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं और y कोऑर्डिनेट का भी यही फॉर्मूला होता है। तो अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपको कोई इंटीजर दे देता और यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देता, तो आप उसमें y कोऑर्डिनेट के लिए लगा देते, सेम ही फॉर्मूला होता है दोनों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो अब हम अपना शीट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये सब उसके कोऑर्डिनेट्स है, हमें ये A बताना है, A की वैल्यू क्या होगी। गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसके आगे कह रहा है कि इसकी हाइट भी बतानी है टेकिंग AB एज अ बेस। तो उस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके NCERT में नहीं है, तो उसको मैं भी स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी जानना होगा तो आप बता देना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के पूरा सॉल्व करा दूंगा जिसमें हम इसका हाइट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपके सिलेबस में मैं बस उतना करा दे रहा हूँ कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए A की वैल्यू फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होता है, सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के ये साइड निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, इक्वेट कर दीजिए, A का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वो तरीका मेरे को नहीं अच्छा लगता, उससे मैं एक इजी तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए उसमें आपको एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं इसके डायगोनल ज्वाइन कर दूँ तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ये इसको बाइसेक्ट कर देगा और इसको भी कर देगा।
इसका कहने का क्या मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। अब आप देखना बिना कैलकुलेशन के, मतलब कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उस वाले केस से कम कैलकुलेशन में कैसे आंसर आएगा। तो देखिए अगर मैं ओ का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट, तो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, टेकिंग पॉइंट डी बी। तो डी बी को अगर मैं कंसिडर करके चलूँ तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं कंसिडरिंग डी बी एज अ लाइन। तो अगर डी बी को कंसिडर करके अगर हम ओ का एक्स कोऑर्डिनेट निकालें तो वो क्या होगा, डी का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा -2/2 जो कि आ जाएगा -1। अब अगर मैं ओ का y कोऑर्डिनेट निकालूं, जो कि ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है ज़रूरत, आप इसको लिमिट करिए अपने स्टेप्स को। ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि c का x कोऑर्डिनेट है ये, और यहाँ पे जब मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे को बस a का काम है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकाल के मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ अपना, वैसे भी टाइम कम होता है आपके पास। तो o का x कोऑर्डिनेट आ गया -1 बस। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने db को कंसिडर किया। अब हम क्या करते हैं, बाय कंसिडरिंग इस पॉइंट्स AC या फिर लाइन AC या डायगोनल AC, जो आपका मन करे वो लिख लेना। तो देखिए यहाँ पे भी O जो है वो O इसका भी मिड पॉइंट है, तो इस वाले के हिसाब से O का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, A का x कोऑर्डिनेट प्लस C का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। अब O का x कोऑर्डिनेट मैं यहाँ निकाल चुका हूँ -1, ये आ जाएगा 1 प्लस A डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो A प्लस 1 आ जाएगा -2, यहाँ से हमारा A आ गया -3। तो देखा आपने कितना इजी कैलकुलेशन और छोटा सा सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन इजीली आपसे 3-4 मार्क्स में पूछा जा सकता है और आप बस 5-6 लाइन में कर सकते हैं। बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा शीट 2 खत्म होता है, और ये शीट आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें मैंने अच्छे क्वेश्चन डाले थे सारे। इसी तरीके के शीट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। बाकी मैं आपको डेली बेसिस पे शीट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज आपको शीट नंबर 3 मिल जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।